ये एक डेमो वीडियो है। बिना रुकावट शानदार तैयारी के लिए आज ही डाउनलोड करें ई शिक्षा क्रांति मोबाइल ऐप, क्योंकि ऐप में मिलेगा आपको अनुभवी शिक्षकों द्वारा संपूर्ण कोर्स, नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ और भी बहुत कुछ। तो जल्दी करें, कहीं मौका ना निकल जाए हाथ से। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आपका इस ई शिक्षा क्रांति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं किशनपुरी इंग्लिश टीचर के रूप में आपको आगे पढ़ाऊंगा और आज लेके आया हूं पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। और इससे पहले अपन पाठ को, इस सब्जेक्ट को शुरू होने से पहले अपन बहुत बारीकियों को देखेंगे। तो नेक्स्ट है, सबसे पहला आता है आपके लिए रीडिंग सेक्शन। कौन सा आता है? रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन के अंदर अनसीन पैसेज आते हैं जिसे अपठित गद्यांश बोलते हैं। और जब ये रीडिंग सेक्शन हो जाता है तो उसके सेकंड पे आता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के अंदर जैसे कि लेटर लिखना और स्टोरी लिखना, पैराग्राफ मेक करना। तो राइटिंग सेक्शन के बाद आता है ग्रामेटिकल सेक्शन। ग्रामर के अंदर जैसे हिंदी में अपन व्याकरण बोलते हैं, तो उसके अंदर टेंस से लगाकर अंतिम जो अपने एक्टिव पैसिव तक जो पूरी की पूरी प्रक्रिया अपन इस ग्रामेटिकल को डिटेल में पढ़ेंगे ग्रामर को, तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो पार्ट है अपने इस सिलेबस का, वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में भी अपने दो प्रकार की टेक्स्ट बुक है। पहली है फर्स्ट फ्लाइट, इसके अंदर पोएम भी रहने वाली है और लेसन भी रहने वाले हैं। और दूसरी जो अपनी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, इसके अंदर ओनली लेसन रहेंगे। तो दिलचस्प बात यह है कि इन टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद अपन इस जो जितने भी चैप्टर है उनको अपन आत्मसात करते हुए आराम से मनोरंजन के साथ पढ़ेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं अपना पहला चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का जो पार्ट है अ लेटर टू गॉड। तो पार्ट को पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जिसके अराउंड ये पूरा का पूरा चैप्टर चलेगा। तो फर्स्ट थिंग है, द थीम रिवॉल्व्स अराउंड फेथ। रिवॉल्व्स का मतलब घूमती है, अराउंड फेथ। तो इसकी जो मुख्य थीम है, इसका जो मुख्य बिंदु है, वो किसकी ओर इंगित करता है? फेथ की तरफ। फेथ की अर्थ होता है, फेथ का अर्थ होता है आशा या आस्था, के प्रति आस्था। द आइडिया की एक विश्वास, एक विचार। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ कैन मूव माउंटेन की जो आस्था होती है ना, बड़े से बड़े माउंटेन को भी क्या कर सकती है? झुका सकती है। और नेक्स्ट इसका जो बिंदु है, द स्टोरी एक्सप्लोर्स, कि ये जो कहानी है जो एक्सप्लोर करती है, कि उसको एक तरीके से एक्सप्लोर करती है, बताती है। क्या बताती है? व्हाट और whom, क्या और कौन, वी शुड पुट अवर फेथ इन, कि हमें क्या और किस में अपनी आस्था रखनी चाहिए। नेक्स्ट है लैंचो, जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, प्रमुख चरित्र है। लैंचो फार्मर, जो कि ये क्या है? किसान है। किसान कौन होता है? जो हल जोतता है और अपने परिश्रम से, मेहनत के साथ बीज को बोने के बाद उसको फसल तैयार होने तक अपने परिश्रम के माध्यम से उसको लेके जाता है। इज द सेंट्रल कैरेक्टर। सेंट्रल का अर्थ होता है मुख्य। क्या अर्थ होता है? मुख्य। इस कहानी का प्रमुख चरित्र कौन है? लैंचो है। हिज क्रॉप्स गेट राइंड, की जो उसकी फसल है, क्रॉप्स का अर्थ क्या होता है? फसल है। गेट राइंड मतलब नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। विच डीपली इफेक्ट्स हुम, जो कि उसके जीवन के अंदर बहुत अधिक प्रभाव डालती है, बहुत गहरा प्रभाव डालती है ये बात। इन हिज डेस्परेशन, कि इस निराशा के साथ, इस मतलब एक
पूरी फीलिंग के साथ ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, कि अपनी भावना को लिखता है, पत्र के माध्यम से भगवान को लिखता है। क्या लिखता है? गॉड को आस्किंग फॉर 100 पीसोस, कि 100 पीसोस के लिए पत्र लिखता है कि भगवान से सहायता मांगने के लिए कि भगवान मेरी मदद करे। आगे देखेंगे कि ये कहानी को पढ़ने के बाद हमारे अंदर दो क्वेश्चन आते हैं कुछ, उनके सामने मैं रखूंगा आपके सामने कि डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या वास्तव में जो ये पत्र है ये भगवान के पास पहुंचा था? रीच का अर्थ है पहुंचा, कि ये पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उनको मनी भेजी, धन भेजा, पैसा भेजे? रीडर्स आर इनवाइटेड टू प्रेडिक्ट हाउ टू द स्टोरी माइट अनफोल्ड। इस प्रकार में ये सभी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो अपने जो प्यारे बच्चे हैं, उनसे ये उम्मीद करूंगा कि इस कहानी को इमेजिन करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा होता है और आगे क्या होगा और ये कहानी का जो खत्म कैसे होगी। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं, अ लेटर टू गॉड। बहुत ही धरातल से जुड़ा हुआ जो यूनिट है, इसको अपन आराम से पढ़ेंगे। देखो, खेती का कार्य हर व्यक्ति करता है जो गांव में रहता है, और जो किसान है, फार्मर है, ये लेंचो है जो गांव से ही जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में जो भी इसकी जो करेक्टर चरित्रगत विशेषताएं उनको अपन आइडेंटिफाई करेंगे। कैसा है? सबसे पहले अ सिंपल, एक साधारण सा, हार्ड वर्किंग फॉर यानी परिश्रम करने वाला। क्या करने वाला? परिश्रम करने वाला। हिज इमेंस फेथ इन गॉड, कि उसका जो विश्वास है ना भगवान के प्रति वो प्रचुर मात्रा में, अनगिनत, जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। बिलीव्स गॉड, कि जो भगवान पर जो विश्वास है, कैन हेल्प हिम इन हिज टाइम ऑफ नीड, कि उसको उस वक्त में मतलब सहायता देती है जब उसका सबसे बुरा वक्त होता है। बिलीव्स गॉड कैन हेल्प इन हिज टाइम ऑफ नीड, कि जब उसे आवश्यकता होती है तो भगवान उनकी क्या करेगा? मदद करेगा। ये उसकी क्या होती है? होप होती है। अब देखो, लेंचो हो गया। देखो, ये लेंचो है, फावड़ा लिए हुए खेत की तरफ प्रस्थान करता है। और दूसरा है गॉड यानी भगवान, ईश्वर, जिसे बोलते हैं ना, है अल्लाह। तो ये सारे के सारे भगवान के रूप है, जिसको अपन विभिन्न नामों से जानते हैं, लेकिन जो इसकी जो आस्था होती है ना, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है। तो गॉड रेफर्स टू, यहां भगवान शब्द से तात्पर्य है नॉट अ फिजिकल कैरेक्टर, कि वास्तव में कोई एज ए बॉडी के रूप में आपके सामने नहीं है कोई, बट लेकिन रिप्रेजेंटेड फेथ, लेकिन किस बात की ओर इंगित करता है? कि विश्वास, आस्था। भगवान अपने आप में वो शब्द है जो किसकी तरफ ले जाता है? आस्था की तरफ ले जाता है। होप का मतलब इच्छा जाहिर करना, आशा करना, किसी से उम्मीद रखना। एंड डिवाइन का अर्थ होता है कि अपने आप में एक दैवीय तत्व यानी भगवान के होने का एहसास, इंटरवेंशन। और कहीं न कहीं जो ये भगवान का होना शब्द अपने आप में क्या, अपने विश्वास के साथ क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। तो इस प्रकार अपन लेंचो को पढ़ा, गॉड के बारे में पढ़ा। तो इस पूरे चैप्टर में ये प्रमुख जो कैरेक्टर है लेंचो और गॉड। नेक्स्ट देखेंगे, ये एक डेमो वीडियो है। बिना रुकावट शानदार तैयारी के लिए आज ही डाउनलोड करें ई शिक्षा क्रांति मोबाइल ऐप, क्योंकि ऐप में मिलेगा आपको अनुभवी शिक्षकों द्वारा संपूर्ण कोर्स, नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ और भी बहुत कुछ। तो जल्दी करें, कहीं मौका ना निकल जाए हाथ से। तो पाठ की शुरुआत होती है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली sat on the crest of a low hill. The house, एक घर की बात की जा रही है, और वो घर निश्चित रूप से किसका है? लेंचो का है। The only one in entire valley, जो कि पूरी की पूरी घाटी के अंदर क्या है? एकमात्र घर है। पूरी की पूरी घाटी के अंदर क्या है? एकमात्र घर है। Sat on the crest, sat का अर्थ है स्थित। क्या अर्थ है? स्थित है। वो कहाँ है? On the crest, क्रेस्ट का अर्थ होता है किसी भी, जैसे कोई प्राकृतिक
स्थल हो गया या फिर कोई बिल्डिंग होगी, उसका सबसे ऊंचा जो इलाका क्षेत्र होता है, जैसे शिखर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिखर ऑफ ए लो हिल, एक पहाड़ी के ऊपर सबसे ऊपर द हाउस, पूरी वैली के अंदर एक घर होता है, किसका होता है, वो लेंचो का होता है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइस कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। देखो, फ्रॉम दिस हाइट, उस पहाड़ी की ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई देख सकता है, द रिवर, क्या देख सकता है, द रिवर, जैसे कोई भी नदी वहां से गुजर रही हो वो देख सकता है, एंड और द फील्ड ऑफ राइस कॉर्न, द फील्ड यानी फील्ड का अर्थ है खेत, क्या होते हैं, खेत, डॉटेड विथ द, डॉटेड का अर्थ है जब फसल पक जाती है तब वो उसके ऊपर फूल आते हैं, तो फूल निशानी होती है कि यहाँ अब फसल पक चुकी है। तो वो पूरी की पूरी फसल लहरा रही थी, किसके साथ, उन फूलों से लहरा रही थी, विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, कि इस और इंगित कर रहे थे कि अब फसल लगभग पकने को तैयार है। आप देखते हो कि जैसे सरसों का खेत होता है, सरसों के खेत के अंदर जब अंतिम रूप से फसल पकने को तैयार हो जाती है तब उसके ऊपर सुनहरे रंग के फूल आते हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अब फसल तैयार हो चुकी है। अब देखो, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर। द ओनली, कि एकमात्र थिंग, मतलब वस्तु कह सकते हो, स्थिति कह सकते हो कि ठीक ही, द अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी, और नीड का अर्थ होता है आवश्यकता, आवश्यकता, वाज अ डाउनपोर, डाउनपोर का अर्थ है मूसलाधार, 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 और एटलीस्ट अ शॉवर, शॉवर का अर्थ है हल्की बूंदाबांदी, हल्की हल्की बूंदा बांदी। देखो, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एकमात्र चीज जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी वो थी एक मूसलाधार बारिश या कम से कम हल्की बूंदाबांदी। अगली लाइन है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब लेंचो की जो आशा होती है वो कहती है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, कि अगली ही सुबह लेंचो हु न्यू, वो जानता था, किसको जानता था, हिज फील्ड्स इंटीमेटली, कि वो अपने खेतों को पूर्ण रूप से जानता था, क्योंकि जो एक किसान होता है वो प्रकृति से जुड़ा होता है, तो प्रकृति से उसके अंदर उसको पता चलता है कि मौसम कैसा होने वाला है, जलवायु कैसी होने वाली है, और हवा के अंदर नमी कितनी होने वाली है। तो ये सारा का सारा जो पूर्व अनुमान है वो कौन जानता था, वो लेंचो जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, कि इसके अलावा और कुछ नहीं, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बट सी द स्काई, कि जब वो आकाश को देखता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर बादल आ रहे होते हैं और उसकी तरफ वो नजर लगाए हुए बैठा होता है। यहां अपन पढ़ेंगे इसके जो चैप्टर के अंदर मीनिंग्स आए हैं। हाउस, हाउस का अर्थ है घर, इंटायर, इंटायर का अर्थ है संपूर्ण, क्या है ना, इंटायर वैली, कि उस पूरी वैली के अंदर उसका एकमात्र घर होता है। वैली का अर्थ होता है घाटी, क्रेस्ट का मैंने आपको बताया, शिखर कह दो, चोटी कह दो, या फिर किसी कह सकते हैं कि किसी भी, जैसे कोई इमारत का सबसे ऊंचा हिस्सा कह सकते हैं। राइप यानी पका हुआ, यहां पका हुए से तात्पर्य फसल से है। डॉटेड यानी छिटपुट बिखरा हुआ, यहाँ बिखरी हुई क्या थी, फूलों को, फूलों पे अब देखा था ना कि फूल जब फसल पककर तैयार हो गई थी फूल लहरा रहे थे। और हार्वेस्ट का अर्थ है जब फसल की कटाई हो जाती है, कटाई होने पर जब फसल लगभग पकने को तैयार हो जाती है। और डाउनपोर का अर्थ है मूसलाधार बारिश, मूसला यानी अत्यधिक तेज बारिश। और शॉवर का अर्थ है हल्की बारिश,
और इंटीमेटली का अर्थ है गहराई से, या कह सकते हैं या अच्छी तरह से कह सकते हैं। एक बार पुनः इसको अपन हिंदी में रीड आउट करेंगे वापस। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, कि एक घर जो कि संपूर्ण वैली में एकमात्र घर होता है, किसकी चोटी पर, शिखर पर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, कि ये बताता है कि उस ऊंचाई से आराम से किसी नदी को देखा जा सकता है, किसी खेत को देखा जा सकता है, और जो ये खेत थे वो किसकी ओर प्रॉमिस्ड कर रहे थे, कि अच्छी फसल की ओर प्रॉमिस्ड कर रहे थे, विश्वास दिला रहे थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन फूड, और एकमात्र जो थिंग उस पृथ्वी को जरूरत थी वो क्या थी, डाउनपोर, मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट शॉवर, एक हल्की सी बूंदाबांदी थ्रू आउट द मॉर्निंग। और जब अगली सुबह होती है तो लेंचो अपने खेतों की तरफ देखता है और एक उम्मीद लगाया बैठा आता है कि कहीं न कहीं अच्छी बारिश की संभावना हो। तो पहला आपने पैरा पढ़ा, उसका जो क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोस हाउस लोकेटेड, WH वर्ड। आप ग्रामेटिकल में पढ़ोगे WH वर्ड। WH वर्ड क्या करते हैं, दो रूप में कार्य करते हैं। एक तो क्वेश्चन के अंदर कार्य करते हैं, जब क्वेश्चन का निर्माण करते हैं तब WH वर्ड का प्रयोग होता है, और दूसरा WH वर्ड का प्रयोग होता है प्रोनाउन के अंदर। प्रोनाउन के अंदर तो प्रश्न कहता है वेयर वाज लेंचोज हाउस लोकेटेड, कि लेंचो का घर कहां स्थित था, लेंचो का घर कहां स्थित था। तो पहले इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के बीचों बीच। फॉरेस्ट का अर्थ क्या होता है, जंगल, जंगल के बीचों बीच। दूसरा है ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, कि उस छोटी पहाड़ी के सबसे शिखर पर। दूसरा और तीसरा है नियर द रिवर बैंक। बैंक का अर्थ होता है किनारा, और रिवर का अर्थ होता है नदी। क्या नदी के किनारे पर था। और लास्ट में एट द फुट ऑफ द माउंटेन, कि कहां पे, उस माउंटेन का अर्थ होता है पहाड़, कि उस पहाड़ के नीचे। तब आप कह सकते हैं, अपन ने अभी पढ़ा है ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ये चैप्टर के अंदर आया है, और जब कहानी पढ़ी उसके अंदर इसका आंसर है कि लेंचो का घर कहां था, तो लेंचो का घर था क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। कहां पे, शिखर, जो पहाड़ी थी, पहाड़ी के शिखर पर था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द अर्थ नीड अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कि इस जो पैसेज अपन ने पढ़ा, कि उस पैसेज के अनुसार कि उस पृथ्वी को क्या नीड थी, पृथ्वी को किसकी आवश्यकता थी। तो पृथ्वी को आवश्यकता थी मोर सनशाइन, क्या अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता थी। अ गुड प्लॉफ, क्या एक अच्छे मतलब वातावरण की आवश्यकता थी। अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर, तो क्या एक मूसलाधार वर्षा या फिर हल्की बूंदाबांदी। तो निश्चित रूप से सी आंसर होगा इसका, कि पृथ्वी को मूसलाधार वर्षा या फिर कम से कम एक हल्की बूंदाबांदी की आवश्यकता थी। और डी है फ्रेश सीड्स, यानी फ्रेश का अर्थ होता है शुद्ध, और सीड का अर्थ होता है आपके बीज। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड लेंचो स्पेंड हिज मॉर्निंग, कि लेंचो ने अपनी सुबह कैसे बिताई। स्पेंड का अर्थ है बिताना, स्पेंड का अर्थ है बिताना, तो कैसे बिताई। टॉकिंग टू हिज नाइबर, कि अपने पड़ोसियों से बात करके। हार्वेस्टिंग राइप कॉर्न, की फसल को, पकी फसल को काटकर। लुकिंग एट द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लुकिंग यानी देखना, एट द स्काई किसकी तरफ, स्काई यानी आसमान की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट कि उत्तर पूर्व के अंदर आसमान की तरफ देखकर, जो कि निश्चित रूप से बताती है कि उसे वर्षा की क्या है, आवश्यकता है। और डी है वॉकिंग अलोंग द रिवर, नदी के सहारे सहारे घूमते हुए। तो इसका आंसर होगा सी, लुकिंग एट द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सेकंड पैरा है, सबसे पहले अपन थोड़ी मीनिंग पे चर्चा करेंगे। सपर, सपर होता है जब अंतिम भोजन होता है उसे सपर बोलते हैं, इसे डिनर भी बोला जा सकता है। रिप्लाइड यानी उत्तर दिया या जवाब दिया, इसको अपन आंसर भी बोलते हैं। विलिंग यानी इच्छुक, इच्छुक मतलब अपन
किसी हॉप या इच्छा को जाहिर करते हैं उसे बोलते हैं विलिंग। और फील्ड का अर्थ होता है खेत, प्लेइंग का यानी खेल रहे थे, प्रेडिक्टेड यानी भविष्यवाणी की, और ड्रॉप्स का अर्थ है बूंदे, रेन का अर्थ है बारिश, और मील का अर्थ है भोजन जिसे फूड भी बोलते हैं, और कॉल्ड यानी बुलावा। तो सेकंड पैरा पढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। पिछले पैरा में पढ़ा कि लेंचो उत्तर पूर्व की ओर बादलों की तरफ देखता है और बारिश की इच्छा जाहिर करता है, और अब उस देखने के बाद, उसका परिचय करने के बाद वो अपनी फैमिली से कहता है नाउ अब, वी आर हम, रियली वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर कि हम वास्तव में कुछ पानी की प्राप्ति की ओर जा रहे हैं। वुमन, शुरुआत में अपन ने पढ़ा था वुमन, तो वुमन कौन है? यहाँ वुमन उसकी पत्नी है, उसकी क्या है? वाइफ है। द वुमन, अच्छा द वुमन क्यों आया है? द इसलिए आया है, ये द वर्ड जिसे अपन आर्टिकल के रूप में पढ़ते हैं, आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जब किसी सब्जेक्ट की बात हो चुकी होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट की बात हो चुकी है, उसको वापस उसको उसी नाम से न बुलाकर अपन उसको आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ द, ये स्थिति दर्शाती है कि ये महिला कौन है? ये महिला उसकी पत्नी है। हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वो क्या तैयार कर रही थी? हु यानी जो, अब देखो WH वर्ड मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि WH वर्ड क्वेश्चन के अंदर भी आता है और WH वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर भी आता है। तो यहाँ जो हु है, जो कौन की जगह किसके लिए आया है? जो के लिए आया है। तो इसका अर्थ यहाँ पे है जो, कि जो कि क्या कर रही थी? वाज प्रिपेयरिंग सपर, तैयार कर रही थी रात्रि का अंतिम भोजन। रिप्लाई, उसने आंसर दिया। जब उसके पति लेंचो ने उसको पूछा तो उसने आंसर दिया यस, हाँ, गुड विलिंग, भगवान से इच्छा जाहिर की कि हाँ ऐसा हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उनके बड़े बेटे थे वो क्या कर रहे थे? खेतों के अंदर कार्य कर रहे थे। बॉयज वर, वर क्यों आया? क्योंकि बॉयज शब्द आया, एस लगाए पीछे, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी वर आ गई। वर्किंग, कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड, कहां पे कर रहे थे? खेतों के अंदर कार्य कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house, और उनमें से उसी दौरान उनका एक छोटा सा बच्चा क्या कर रहा था? वो खेल रहा था। कहाँ खेल रहा था? नियर, नियर का अर्थ होता है पास के अंदर। कहाँ है? द हाउस, उनके घर के पास खेल रहा था। अंटिल, अंटिल का अर्थ होता है जब तक, जब तक कि द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। तो सीधा सा अर्थ यह है कि बच्चे तो कहाँ क्या कर रहे थे? खेतों में कार्य कर रहे थे। जो छोटा बच्चा था वो खेल रहा था, और जो माता थी वो क्या कर रही थी? वो भोजन पका रही थी। और वो जब तक नहीं आए जब तक उसकी माता ने उनको नहीं बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। अच्छा, जब कम फॉर डिनर, जब उसकी माता ने उनको बुलाया, एक जगह सब एकत्रित हुए, जब एकत्रित हुए तब बात पर चर्चा हुई। किस बात पर चर्चा हुई? एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, कि एज जैसा कि लेंचो ने क्या की? प्रेडिक्ट की। प्रेडिक्ट का अर्थ क्या होता है? भविष्यवाणी। क्या भविष्यवाणी की? देखो किसान एक अपने आप में साइंटिस्ट होता है, उसे मौसम, जलवायु, मृदा, इन सभी का उसको पूरी तरीके से जानकारी होता है। कि अपन देखते हैं कि मौसम का पता कैसे लगाते हैं? बादलों की तरफ देखकर, हवा के जो नमी को देखकर। उसी प्रकार इन सभी अपने अनुभव को साथ में लेते हुए लेंचो ने क्या किया? प्रेडिक्ट किया। बड़ी अच्छी लाइन है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, कि बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू होगी। तो उसने ये भविष्यवाणी की। ये एक डेमो वीडियो है। बिना रुकावट शानदार तैयारी के लिए आज ही डाउनलोड करें ई शिक्षा क्रांति मोबाइल ऐप, क्योंकि ऐप में मिलेगा आपको अनुभवी शिक्षकों द्वारा संपूर्ण कोर्स, नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ और भी बहुत कुछ। तो जल्दी करें, कहीं मौका ना निकल जाए हाथ से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पैरे का, व्हाट वाज द वुमन डूइंग व्हेन लेंचो स्पोक टू हर, कि वो महिला क्या कर रही थी जब लेंचो ने उससे बात की? तो क्या कर रही थी? क्लीनिंग द हाउस
ए ऑप्शन में क्लीनिंग द हाउस, क्या वो घर की सफाई कर रही थी? प्रिपेयरिंग सफर, रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी। सी फेचिंग वाटर, फेच का अर्थ है सींचना, क्या होता है? सींचना। वाटर का अर्थ है जल या पानी, क्या वो पानी सींच रही थी? वर्किंग इन द फील्ड, क्या वो खेतों के अंदर काम कर रही थी? तो अपने पैरा पढ़ा उसके अंदर ये लाइन पड़ी थी, प्रिपेयरिंग सफर। सफर का अर्थ होता है रात्रि का अंतिम भोजन, रात्रि का अंतिम भोजन। अगला है सेकंड है व्हाट वर द यंगर चिल्ड्रन डूइंग, कि जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? तो ए ऑप्शन में स्लीपिंग इनसाइड द हाउस, कि घर के अंदर सो रहे थे। हेल्पिंग लेंचो, हेल्प का अर्थ है सहायता करना, और आईएनजी कर रहे थे लेंचो, कि लेंचो की सहायता कर रहे थे। और तीसरा है प्लेइंग नियर द हाउस, कि घर के पास खेल रहे थे। नियर का अर्थ क्या होता है? पास। और चौथा है स्टडिंग टुगेदर, कि वे साथ अध्ययन कर रहे थे। तो इसका सही आंसर है प्लेइंग नियर द हाउस, प्लेइंग नियर द हाउस। नेक्स्ट है What began to fall just as Lancho had predict? What यानी क्या, began यानी शुरू हुई, to fall यानी गिरना, just यानी उसी दौरान, as जैसा कि लैंचो ने प्रेडिक्ट किया। कि जब लैंचो ने प्रेडिक्ट किया तब क्या गिरना शुरू हुई? तो देखो हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स का अर्थ होता है कि जो बर्फ के ओले होते हैं उसे हेल स्टोन्स बोलते हैं, बर्फ के ओले, बर्फ के ओले। दूसरा था स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स का अर्थ है हल्की जो बारिश के साथ जब बर्फ गिरना शुरू होती है ना, बर्फबारी होती है ना, उसे स्नोफ्लेक्स बोलते हैं। और बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, की बारिश की बड़ी बूंदे। और डस्ट स्टॉर्म, की जब आंधी या तूफान होती है या फिर कोई मिट्टी पर कोई वस्तु गिरती है तब अचानक डस्ट उड़ती है ना, उसे बोलते हैं डस्ट स्टॉर्म। स्टॉर्म का अर्थ होता है तूफान। तूफान। अगला पैरा है, सबसे पहले इसकी अपन स्पेलिंग पढ़ेंगे। अप्रोच, अप्रोचिंग का अर्थ होता है पास आते हुए, क्या? पास आते हुए। दूसरा है फ्रेश, फ्रेश का अर्थ है शुद्ध बोल सकते हैं, ताजा बोल सकते हैं। स्वीट यानी मीठी। प्लीजर, प्लीजर यानी ऐसी कोई मतलब स्थिति जो हमें क्या दे? आनंद दे। फीलिंग यानी हमारे जो अनुभव हो सकते हैं, हमारी भावनाएं हो सकती है। एक्सक्लेम्ड का अर्थ है कि जब व्यक्ति अचानक से डर जाता है या फिर कह सकते हैं मतलब भौचक्का हो जाता है, तब उससे एक जो जोर से ध्वनि निकलती है तो वो स्थिति एक्सक्लेम्ड कहलाती है। और रेन ड्रॉप्स का बारिश की बूंदे। फॉलिंग यानी गिरती हुई। कॉइन्स यानी सिक्के, कॉइन्स का अर्थ क्या होता है? सिक्के। और सेंट पीसेस, सेंट पीसेस यानी जिसका गुणात्मक रूप 100 हो, मतलब कोई भी मुद्रा हो सकती है, उसको अपन 100 से गुना करें या 100 से भाग दें। अब आता है अगला पैरा। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। जैसा कि लैंचो ने बताया कि बारिश का जो उसने पूर्व अनुमान लगाया था नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हुए, तो पैराग्राफ शुरू हो रहा है इन द नॉर्थ ईस्ट, कि उत्तर पूर्व के अंदर ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज यानी विशालकाय, माउंटेन्स यानी पहाड़, क्या होते हैं? पहाड़। और क्लाउड्स, अब देखो ये पैरा इसके साथ है, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड का अर्थ होता है बादल, क्लाउड्स का अर्थ क्या होता है? बादल। बादल, तो बादल किसके? पहाड़ी रूपी बादल, मतलब विशाल का बहुत बड़े आकार के बादल। कुड बी सीन अप्रोचिंग, कुड यानी बी सीन, की दिखाई देते, कैसे? पास आते हुए दिखाई दे रहे थे, पास आते हुए दिखाई दे रहे थे। अप्रोचिंग का अर्थ पास आते हुए, क्योंकि आप पास आते हुए देख सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, द एयर वाज फ्रेश, फ्रेश का अर्थ क्या होता है?
ताजा, स्वीट का अर्थ है मीठी। यहाँ मीठी से तात्पर्य है कि हृदय को अच्छी लगे, बॉडी को अच्छी लगे, क्या, स्वीट एंड फ्रेश। द मैन वेंट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब देखो, बारिश आने से पहले जब बच्चे होते हैं वो कितना मतलब आनंद उठाते हैं कि उसकी बूंदों को अपने शरीर पर स्पर्श करते हैं और बारिश को क्या करते हैं, उसको फील करते हैं। उसी प्रकार जो लेंचो था वो कई दिनों से इस बारिश का क्या करता था, इंतजार कर रहा था, उसको इसकी नीड थी। तब उसके पास नो कोई अदर रीजन, उसके बाद कोई दूसरा रीजन था ही नहीं बारिश का इंतजार करने के अलावा। और जब वो बारिश आई, देन टू हैव द प्लीजर, उसने किसकी अनुभूति की, आनंद की अनुभूति की। किसकी की, आनंद की अनुभूति की। और फीलिंग ऑफ द रेन हिज बॉडी, कि जब वो बूंदा उसकी बॉडी पर गिरी, छूटी हुई गिरी, तब उसको आनंद अनुभव हुआ। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, कि जब वो वापस गया तो ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मैंने बताया चिल्लाना, कि उससे अचानक से क्या निकली, एक चिल्लाहट निकली। और these are not raindrops falling from the sky। देखो इस पूरी लाइन पहले को अंडरलाइन करोगे क्योंकि एक आगे क्वेश्चन बनेगा, इसका आंसर होगा। तब उसने बोला these are not raindrops falling from the sky, कि ये जो आकाश से जो बूंदे गिर रही है वो वास्तविक रूप में बूंदे नहीं है, वो क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स। वो क्या है, न्यू यानी नए, कॉइन्स का अर्थ है सिक्के, वे क्या है, नए सिक्के। देखो यहां सिक्कों से क्या तात्पर्य है, सीधी सी बात है, जो एक किसान होता है उसकी फसल पक के तैयार हो जाती है, जब वो मार्केट के अंदर लेके जाता है, उसको बेचता है तो उसको बदले में क्या मिलता है, धन मिलता है। और उस धन से वो अपनी इच्छाओं, अपनी उम्मीदों, अपने सपनों को पूरा करता है, जैसे बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। तो इस प्रकार वो उसकी क्या होती है, एक तरीके से उम्मीद होती है, जीवन भर की कमाई होती है। तो उस कमाई से खुश होकर उसने इस अवधारणा को किसके साथ जोड़ा, उन बूंदों को सिक्कों के साथ जोड़ा। तो देखो अब उसको तुलना करता है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि उसने उसकी तुलना, बड़ी बूंदों की तुलना किससे की, छोटी बूंदों की तुलना किससे की। तो आंसर अपने पास है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। जो बड़ी बूंदें थी वो किसके बराबर थी, 10 सेंट पीसेस के बराबर थी। और जो छोटी बूंदें थी वो किसके बराबर थी, 5 सेंट पीसेस के बराबर थी। देख लो इस बार, एक बार इसको आप नोटबुक के अंदर लिख सकते हो मीनिंग्स को, जो आपको पैराग्राफ पढ़ने में आसानी होगी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डायरेक्शन वर द क्लाउड्स अप्रोचिंग फ्रॉम, कि व्हाट इन क्या, डायरेक्शन का अर्थ होता है दिशा, दिशा। वर द क्लाउड्स यानी बादल, बादल अप्रोचिंग पास आते हुए, पास आते हुए। अच्छा, कि व्हाट डायरेक्शन वर द क्लाउड अप्रोचिंग फ्रॉम, कि जब वो बादल पास आ रहे थे तो उनकी कौन सी दिशा थी, तो कौन सी दिशा थी, क्या साउथ वेस्ट थी, साउथ का दिशा सबसे पहले ऊपर, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। नॉर्थ को बोलेंगे उत्तर, साउथ को बोलेंगे दक्षिण और ईस्ट को बोलेंगे पूर्व और ये पश्चिम। तो लेंचो ने किस दिशा की तरफ देखा, इस दिशा की तरफ, उत्तर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा। तो नॉर्थ ईस्ट कहां है, नॉर्थ ईस्ट बी के अंदर है। तो कौन सी दिशा से आ रहे थे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, देखेंगे, व्हाई डिड द मैन गो आउटसाइड, व्हाई डिड द मैन गो आउटसाइड। ये द मैन किसके लिए आया है, तो डेफिनेटली किसके लिए आया है, लेंचो के लिए आया है। तो टू चेक द ड्रॉप्स, कि उन बूंदों को चेक करने के लिए गया। टू ब्रिंग द चिल्ड्रन इनसाइड, टू ब्रिंग यानी लाना,
किसको लाना? द चिल्ड्रन, उन बच्चों को, इनसाइड यानी अंदर, कि घर के अंदर लाने के लिए गए। जब बारिश होती है तब कहीं ना कहीं बच्चों को भीगने से बीमारी हो गई या फिर आपदा की होती है संभावना, तब माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को अंदर ही बुलाएंगे ना। तो उसी प्रकार क्या लॉन्चो ने उसको अंदर बुलाया। टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी, क्या? टू फील, टू इनको फील यानी महसूस करना, फील यानी महसूस करना। किसको महसूस करना? द रेन, कि जो वर्षा हुई थी, ऑन हिज बॉडी, कि वो बाहर गया, किसको? उस वर्षा को अपने शरीर पर क्या महसूस करने के लिए। और चौथा है टू कलेक्ट फायरवुड। फायरवुड का अर्थ होता है आग जलाने की लकड़ी, आग जलाने की लकड़ी, टू कलेक्ट, कलेक्ट यानी संग्रहण करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना। तो इन चारों ऑप्शन में से सुटेबल ऑप्शन कौन सा है? टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी, कि उस बारिश को अपने शरीर पर उसको क्या करना? फील करने के लिए हो गया। नेक्स्ट, What did the man compare the raindrops to? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर बड़े प्रश्नों के अंदर भी पूछा जाता है, छोटे प्रश्नों के अंदर भी पूछा जाता है कि What did the man compare the raindrops to? कि उस आदमी ने उन बारिश की बूंदों की तुलना किससे की है? तो किससे की है? डायमंड्स, डायमंड से की है। फ्लावर्स, फूलों से की है। पील्स, पील्स का अर्थ होता है मोती। क्या होते हैं? मोती, मोतियों से किए। या फिर किससे किए? कॉइन से किए। कॉइन्स का अर्थ क्या होता है? सिक्के। क्या होते हैं? सिक्के। फ्लावर्स का अर्थ है फूल, और डायमंड जो इसको हीरा बोल सकते हैं। ठीक है, पहला है डायमंड्स, दूसरा फ्लावर्स, तीसरा है पील्स और चौथा है कॉइन्स। तो चैप्टर के अंदर अभी अपन ने पढ़ा क्या आया था कि उसने उसकी रेनड्रॉप्स की तुलना किससे की थी? कॉइन से की थी। किससे की थी? कॉइन से की। नेक्स्ट, ये एक डेमो वीडियो है। बिना रुकावट शानदार तैयारी के लिए आज ही डाउनलोड करें ई शिक्षा क्रांति मोबाइल ऐप, क्योंकि ऐप में मिलेगा आपको अनुभवी शिक्षकों द्वारा संपूर्ण कोर्स, नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ और भी बहुत कुछ। तो जल्दी करें, कहीं मौका ना निकल जाए हाथ से। हाँ, अगला पैरा है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, ये स्पेलिंग की तरफ देखेंगे। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का अर्थ है संतुष्ट। क्या? संतुष्ट। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी अपने भाव कह सकते हैं, अपना अभिव्यक्ति कह सकते हैं, या फिर अपने जो चेहरे का दृष्टिकोण कह सकते हैं। ड्रेप्ट यानी ढका हुआ। ड्रेप्ट क्या अर्थ है? ढका हुआ। और कर्टन का अर्थ है पर्दा कह दो, या उसको चादर भी कह सकते हैं। सडनली का अर्थ होता है अचानक या फिर यकायक। हेल स्टोन्स, ओले, ओले निश्चित रूप से बर्फ के ही होते हैं। और रिजेबल यानी मिलते जुलते लगना, मिलते जुलते लगना। और एक्सपोजिंग का अर्थ है उजागर। अपन किसी चीज को मतलब सदृष्ट करते हैं ना, उसको एक्सपोज करते हैं, उसको एक्सपोजिंग बोलते हैं, यानी उजागर करना। और कलेक्ट का अर्थ है उसको एकत्र करना, संग्रहित करना या इकट्ठा करना। और फ्रोजन पील्स, फ्रीज। देखो ये थर्ड फॉर्म में फ्रीज यानी जमना होता है। फ्रोजन यानी जम चुके थे, तो क्या जमे हुए थे? पील्स। पील्स का आगे अपन पढ़ेंगे। पील्स का अर्थ है मोती। क्या होते हैं? मोती। तो जमे हुए मोती या मोतिया, या फिर इसको मोती भी बोल सकते हैं। अच्छा, पैरा पढ़ते हैं। With satisfied expressions, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a certain of rain. कि जब बारिश हुई, with a satisfied expression, कि लेंचो ने क्या? संतुष्टि महसूस की। क्या महसूस की? संतुष्टि महसूस की। He regarded the field of ripe corn with its flower. उस किसकी तरफ गया? उसने अपने आप को जोड़ा किसके साथ? अपनी भावनाओं को किसके साथ जोड़ा? उस खेत की ओर जोड़ा, उस पकी हुई फसल की तरफ जोड़ा। इट्स फ्लावर, उसके जो फूल थे। ड्रेप्ड इन द कर्टन ऑफ रेन, मानो कि वो बारिश की चादर के साथ क्या गए हो?
थक गए हो, बारिश की चादर के साथ थक गए हो। बट दो जाती है, एक तो बट आता है, एक बिकॉज आता है। बट का अर्थ है लेकिन, और बिकॉज का अर्थ है इसलिए। तो यहां था बट लेकिन सडनली का अर्थ है अचानक। सडनली का अर्थ क्या होता है? अचानक, यकाएक। देखो कहानी के अंदर ट्विस्ट आ रहा है, मतलब कहानी अब दूसरा मोड़ ले रही है। क्या मोड़ ले रही है देखेंगे। बट सडनली, अचानक, स्ट्रॉन्ग वाइंड, स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है कि मजबूत या तेज कह सकते हैं उसको, मजबूत या तेज। विंड का अर्थ है हवा। बिगन यानी शुरू हुई। टू ब्लो यानी बहना। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल। वापस पढ़ेंगे इस लाइन को, समझेंगे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, अचानक एक तूफानी हवा चलना शुरू हुई। अलोंग विद द रेन, किसके साथ? बारिश के साथ। लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, लार्ज यानी विशालकाय, हेल स्टोन्स का अर्थ है ओले, ओले गिरना शुरू हुए। टू फॉल, बिगन टू फॉल यानी गिरना शुरू हुए। These truly did resemble new silver coins. अंडरलाइन करो इसको, कि क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा जा सकता है। पहले तो अपन ने कंपेयर किससे किया? कॉइन से कंपेयर किया, और वापस सेकंड टाइम अपन कंपेयर करते हैं सिल्वर से, सिल्वर कॉइन से। पहले तो कौन से थे? कॉइन्स थे, जनरली कॉइन्स थे। अब दूसरी बात सिल्वर कॉइन से कर रहे हैं। अच्छा, तो सिल्वर कॉइन से तुलना किससे की जा रही है? तो देखेंगे अभी आगे। These truly did resemble, कि ये truly यानी वास्तव में क्या थे? वास्तव में थे। क्या थे? रिजेंबल का भी अपने मिलते जुलते। किससे मिलते जुलते थे? न्यू सिल्वर कॉइन्स, मतलब ये एक तरीके से इसकी उपमा दी गई है। इन सिल्वर कॉइन्स को किसके साथ जोड़ा गया है? इनको जोड़ा गया है इनके साथ, हेलस्टोन के साथ। किसके साथ जोड़ा गया है? हेलस्टोन के साथ। द बॉयज कौन? उसके जो यंगर और ओल्डर जो बच्चे थे, लैंचो के। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ का अर्थ होता है कि खुद को, अपने आप को उसके साथ जोड़ना। किसके साथ जोड़ना? उस बारिश के साथ एक्सपोज करना। देमसेल्फ, अपने आप को। टू द रेन, किसके साथ? बारिश के साथ। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स। आप भी देखते हो कि जब बचपना होता है, जब ओले गिरते हैं तो अपन दौड़ते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए, दौड़ते हैं ना। उसी प्रकार वो भी बेचारे बच्चे ही थे ना, तब उन्होंने जब वो बर्फ के ओले गिरना शुरू हुए तो किसकी तरफ दौड़े? फ्रोजन यानी जमे हुए। पियल्स का अर्थ होता है वो मोती। कैसे मोती? जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए दौड़े। हाँ, इस पैरे के क्वेश्चन करेंगे। What was the field of ripe corn draped? Draped यानी ढकना या ढका हुआ। ड्रैप यानी ढकना, ड्रैप्ड का यानी ढका हुआ। अच्छा, प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये अपने सामने, What was the field of ripe corn draped in? कि जो पकी फसल थी वो किससे ढकी हुई थी? तो किससे ढकी हुई थी देखेंगे। A blanket of fog. Blanket of fog यानी कोहरे से। किससे? कोहरे से। ध्यान से देखिएगा। ब्लैंकेट ऑफ फॉग, कोहरे से। अ कर्टन ऑफ रेन, अ कर्टन ऑफ रेन। कर्टन का अर्थ है जिसको अपन चादर बोल सकते हैं, या चादर बोल सकते हैं। और क्लाउड ऑफ डस्ट, क्लाउड ऑफ डस्ट मतलब धुएं, या फिर कह सकते हैं डस्ट कह सकते हैं, डस्ट के बादल से। या वेल ऑफ मिस्ट, वेल ऑफ मिस्ट का अर्थ होता है जो ओस की बूंदें होती है ना, ओस की बूंदें सुबह सुबह जम जाती है ना, ओस की बूंदें। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि चादर, बर्फ की, बारिश की चादर से ढक गए थे ना, तो सर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन ऑफ रेन। नेक्स्ट, व्हाट स्टार्टेड फॉलिंग अलोंग विथ द रेन। प्रश्न ये है कि बारिश के साथ क्या शुरू हुआ? बारिश के साथ क्या शुरू हुए? क्या गिरना शुरू हुए? डस्ट, लीव्स, हेलस्टोन या स्नोफ्लैक्स। डस्ट का अर्थ क्या होता है? मिट्टी, धूल मिट्टी के कण होते हैं, डस्ट होते हैं। और लीव्स का अर्थ है
पत्तियां, क्या होती हैं? पत्तियां, पत्तियां। हेल स्टोन, वही बर्फ के ओले, बर्फ के ओले। और स्नोफ्लैक्स यानी बर्फबारी। ओले और बर्फबारी में फर्क होता है। ओला क्या होता है? वो मतलब गुणात्मक रूप से भारी होता है, और स्नोफ्लैक्स का अर्थ होता है कि जब बारिश के साथ ही वो मतलब हवा चलती है ना, हवा के साथ बर्फ उड़ती है, उसे स्नोफ्लैक्स बोलते हैं। तो यहाँ क्या था? हेल स्टोन्स। क्या गिरने शुरू हुए? हेल स्टोन्स, बर्फ के ओले। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द बॉयज रन आउट टू कलेक्ट। तो नीचे मैंने अंडरलाइन किया था पीछे वाले पैराग्राफ में कि बच्चे क्या कलेक्ट करने को दौड़े, क्या संग्रहण करने के लिए दौड़े। तो कॉइन्स, सिक्के, सिक्के तो थे, लेकिन अपन को पर्टिकुलर वो लाइन को आइडेंटिफाई करना है। सिक्के, फ्लावर्स, फ्रोजन पियल्स, इसे हेल स्टोन्स भी बोलते हैं, या ड्रेन ड्रॉप्स। कॉइन, सिक्के, फ्लावर्स यानी फूल, और फ्रोजन पियल्स का यानी जमे हुए जो मोती थे, जिसकी जमे हुए मोती की तुलना किससे की गई थी? उन सिल्वर कॉइन से की गई थी। और रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदे। तो इसका सही आंसर होगा सी, फ्रोजन पियल्स। नेक्स्ट पैरा है एक्सक्लेम्ड। पीछे भी पढ़ा था अपन ने, होप आशा करना, पासेस बीत जाना, क्विकली यानी जल्दी से, हेल यानी ओले, रैन यानी बरसे। जैसा रैन में, रैन का अर्थ होता है बारिश, या इसको बरसना भी बोल सकते हैं। और ये ईडी लगा है, इसका मतलब क्या है? सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। गार्डन यानी बगीचा, हिल साइड यानी पहाड़ी की ढलान, वैली यानी घाटी, पहले भी पढ़ा था। कवर्ड, कवर्ड बोल सकते हैं उसको, अभी अपने ड्रेप्ट बोला, उसको ढका हुआ है। तो आगे का पैरा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। देखो, जब वो आशा थी, जब आशा आप चिंता में बदल जाती है, तो कैसा होता है इस आगे पैरे में पढ़ेंगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में कैसा था? एक बुरा पल था। क्यों था बुरा पल? एक्सक्लेम्ड द मैन, वो आदमी चिल्लाया। वो आदमी कौन? लेंचो। कौन चिल्लाया? लेंचो। आई होप, आई यानी मैं, मतलब वो इस सेंटेंस को कन्वर्ट, इसको ब्लैंक करते हुए बोलता है कि आई हैव इट पासेस क्विकली, कि मैंने आशा की या मैंने सोचा कि ये जल्दी से क्या हो जाएगी? पास, गुजर जाएगी, जल्दी से गुजर जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरी। कौन? ये जो तूफानी बारिश थी ना, ओलावृष्टि, वो नहीं गुजरी। 4 an hour the hail ran on the house, 4 an hour the hail ran on the house, 4 an hour लगभग 1 घंटे की बारिश के बाद the hail ran on the house, इस प्रकार जो उसका पूरा घर है वो पानी से, बरसात से भर गया। न कि घर, द गार्डन, उसका बगीचा, द हिल साइड, पहाड़ी की जो ढलान, द कॉर्नफील्ड, और वो खेत जो पकने वाले थे, ऑन द हूल वैली, वो पूरी, हूल का अर्थ है संपूर्ण, वो पूरी की पूरी घाटी किससे? पानी से तरबतर हो गई थी। द फील्ड वाज वाइट, अंडरलाइन करो इसको कि जब ओलावृष्टि हुई तब इन फील्ड्स की तुलना किससे की गई है? तो किससे की गई है? द फील्ड वाज वाइट, खेत क्या थे? पूरे सफेद थे। क्या थे? पूरे सफेद थे। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, एज यानी जैसा कि, कवर्ड यानी ढके हुए, किससे ढके? वो विथ साल्ट, विथ साल्ट, साल्ट का अर्थ होता है नमक। आपने झीलें वगैरह देखी होगी जहां जब पानी सूख जाता है तो ऊपरी परत होती है जो वो नमक जो पूरी परत छा जाती है, तो ऐसा ही लगता है ना, मानो जब व्हाइट व्हाइट होती है वो नमक जैसा ही लगता है ना। तब जब वो हेलस्टॉर्म हुए, जब बर्फ के ओले गिरे, वो कैसे दिखाई दे रहे थे? मानो कि बर्फ की नमक की चादर बिछ गई हो। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन इसके। व्हाट डिड द मैन होप फॉर व्हेन द हेलस्टॉर्म बिगन, कि जब हेलस्टॉर्म, ये जब ओलावृष्टि शुरू हुई, तब उस मैन ने, उस लेंचो ने क्या सोचा, क्या आशा की
क्या आशा की, ये देखो, व्हाट डिड द मैन होप, कि उस आदमी ने क्या आशा की, फॉर, जब व्हेन द हेल स्टॉर्म बिगन, कि जब वो हेल स्टॉर्म शुरू हुआ, हेल स्टॉर्म बर्फ की जो ओलावृष्टि है वो शुरू हुई, तो क्या हुआ देखो, दैट कि इट वुड रेन ऑल नाइट, क्या बारिश पूरी रात्रि होगी, दैट इट वुड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, कि जो ये बारिश है, जो ओलावृष्टि, ये पूरे खेत को खत्म कर देगी, इस पूरी फसल को खत्म कर देगी, दैट इट वुड पास क्वाइकली, क्या वो जल्दी से गुजर जाएगी, जल्दी से पास हो जाएगी, दैट द विंड वुड स्टॉप, क्या ये हवा बंद हो जाएगी। तो तीसरा ऑप्शन देखो कि उस लैंचो ने क्या सोचा, क्या आशा की दैट इट वुड पास क्वाइकली, कि जल्दी से वो क्या चली जाए, ये हेल स्टॉर्म चला जाए। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डिड द हेल लास्ट, कि हाउ यानी लॉन्ग डिड द हेल लास्ट, कि वो कितनी चली, बारिश कितनी देर चली, हाफ एन आवर, 1 एन आवर, ऑल डे, अ फ्यू मिनट्स। तो कैसे चली, 1 आवर, हाफ एन आवर यानी आधा घंटा नहीं थी, आपने पीछे पढ़ा होगा ये, फॉर एन आवर, 1 घंटे। हाँ, नेक्स्ट है, हाउ डिड द फील्ड लुक आफ्टर द हेल स्टॉर्म, अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जब वो बारिश खत्म हुई, जब ओलावृष्टि खत्म हुई, तब वो खेतों की क्या दशा थी, उसका देखने में वो कैसे लग रहे थे। तो देखो, ब्राउन एंड मडी, ब्राउन का अर्थ है भूरे, मडी यानी कीचड़, बारिश के बाद कीचड़ हो जाता है ना, कि भूरे और कीचड़ को, फुल ऑफ राइप कॉर्न, की पकी हुई फसल, वाइट कैसे, सफेद, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसा कि वो क्या हो गए हो, नमक की चादर से बिछ गए हो, ग्रीन एंड फ्रेश, हरी और ताजा। तो इसका क्या है, हेलस्टोन कैसे दिखाई दे रहे थे, वो दिखाई दे रहे थे वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। नेक्स्ट, अगला पैरा है, सबसे पहले अपन इसको पढ़ेंगे, मीनिंग को वापस, हैव लेफ्ट, छोड़ दिया है, हेल, ओले, नथिंग, कुछ भी नहीं, दिस ईयर, इस वर्ष, इस साल, विल हैव, होगा, प्राप्त होगा, नो कॉर्न, नो कॉर्न, कोई मक्का नहीं, यहाँ मक्का अनाज हो सकता है कोई, लेकिन यहाँ कॉर्न का मक्के के रूप में लिया है। वो फसल किसकी थी, मक्के की थी। लेफ्ट यानी छोड़ा, मोर देन से अधिक, हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, और कॉर्न का भुट्टा। अब देखते हैं, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, रिमेंड का अर्थ है बचना, यहाँ बचना यानी एस्केप नहीं, बचना यानी वहां पीछे जो कोई चीज बच जाती है उसके रूप में लिया है बचना। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, कि बारिश और ओलावृष्टि का कहर इतना भयानक था कि उस पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, जो फसल थी वो पूरी की पूरी क्या हो गई थी, नष्ट हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, डेस्ट्रॉय हो चुकी थी, रेंड हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, देखो इसको अंडरलाइन कर दीजिए कि बारिश का क्या प्रभाव पड़ा। तो बारिश का प्रभाव में आप लिख सकते हो, नॉट एट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और ये अगली लाइन है, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जितने भी पुष्प थे, फूल थे, वो पौधों से जा चुके थे। किसके कारण, हेलस्टॉर्म के कारण। लैंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, देखो ऐसी घटना किसी के साथ घटित होती है तो क्या वो उत्साह में रहेगा, नहीं, निश्चित रूप से उसकी उम्मीदें जुड़ी होती है, उसकी आशाएं जुड़ी होती है। तो जब ऐसी घटना घटित होती है तो उसका दुखी हो जाना स्वाभाविक है। तो देखो, लैंचोज वाज फिल्ड विथ सैडनेस, कि जो उसकी जो अंतकरण था ना वो किससे, दुख के साथ भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, व्हेन, देखो वही यहाँ WH वर्ड प्रश्न के लिए नहीं आया है, यहाँ WH वर्ड किसके लिए आया है, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आया है।
when the storm had passed, कि जब तूफान पास्ट चला गया, मतलब खत्म हो गया. He stood in the middle of the field and said, he यानी वह stood खड़ा हुआ in the middle, middle का अर्थ है बीच में, क्या बीच में, of the field कहाँ, उस खेत के बीच के अंदर खड़ा हुआ. And said to his son, और अपने बच्चों से कहता है, बच्चों से क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, अंडरलाइन. A plague of locusts would have left more than this. देखो मतलब उसका एक मार्मिक जो अंतःकरण से जो आवाज निकलती है वो देखिए. अ प्लेग ऑफ लॉक्यूट्स, प्लेग का अर्थ है कोई ऐसी महामारी या बीमारी कह सकते हो जो जानवरों द्वारा या फिर कीट पतंगों द्वारा फैलती है. तो वो कहता है अ प्लेग ऑफ लॉक्यूट्स, कि जब कोई लॉक्यूट्स, लॉक्यूट्स का अर्थ है टिड्डियां, टिड्डियां आती है ना एकदम से ग्रुप के रूप में क्या करती है, प्रहार करती है. अ प्लेग ऑफ लॉक्यूट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि कम से कम वो जो टिड्डियां होती है ना वो भी कुछ छोड़ती है, लेकिन इस कमबख्त तूफान ने, इस ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा. नथिंग यानी कुछ भी नहीं, मतलब न के बराबर, न के बराबर. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इसी घटना, ऐसी घटना हुई है तो निश्चित रूप से दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई फसल नहीं होगी और ना कोई अनाज होगा. नेक्स्ट, व्हाट वाज लैंचोस इमोशनल स्टेट्स आफ्टर दिस स्टॉर्म. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज लैंचोस इमोशनल स्टेट्स आफ्टर द स्टॉर्म, कि जो लैंचो है इस तूफान के बाद उसकी मनोवृत्ति क्या थी, क्या मनोवृत्ति थी, तो मनोवृत्ति थी एंग्री, क्या वो गुस्सा था. जॉयफुल का अर्थ होता है आनंदित, क्या होता है आनंदित, क्या वो आनंदित था. होपफुल, क्या उसके अंदर कुछ आशा बची थी, आशानुरूप. या सैड, वो दुखी था. तो अपन ने देखो विथ सैडनेस, लैंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, उसका जो अंतःकरण था वो किससे भरा था, दुख से भरा हुआ था. तो इसका आंसर क्या होगा, डी सैड. नेक्स्ट, व्हाट डिड लैंचो से वुड हैव लेफ्ट मोर देन द हेलस्टॉर्म, कि व्हाट डिड लैंचो से, कि लैंचो ने क्या कहा, वुड हैव लेफ्ट नो मोर देन द हेलस्टॉर्म, कि वुड हैव लेफ्ट मोर देन द हेलस्टॉर्म, कि उसने किसकी तुलना के साथ जोड़ के कहा हुआ कि कुछ नहीं बचा, तो किसके, हैवी रेन, तेज बरसात. फ्लड, फ्लड का अर्थ होता है बाढ़, फ्लड का अर्थ क्या होता है, बाढ़. हैवी रेन यानी तेज वर्षा. और अ प्लेग ऑफ लॉक्यूट्स, प्लेग यानी समूह किसका, टिड्डियों का समूह, टिड्डियों का समूह. लाइन फिर याद कर दो, उसने ये बोला था कि इसने तो कुछ नहीं छोड़ा, इससे टिड्डियां भी कुछ छोड़ती है. और ड्रॉट, ड्रॉट एंड कीट पतंगे कह सकते हो, या फिर कोई जैसे ये होते हैं ना फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट पतंगे होती है उनको. तो यहाँ क्या है, प्लेग ऑफ लॉक्यूट्स. व्हाट हैपेंड टू द कॉर्न एंड फ्लावर्स आफ्टर द स्टॉर्म, कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, टू द कॉर्न एंड द फ्लावर्स आफ्टर द स्टॉर्म, कि उनकी क्या कंडीशन थी उस फसल और तूफान के बाद उस फसल और इन फूलों की क्या स्थिति थी. तो क्या स्थिति थी, दे ग्रू मोर ब्यूटिफुली, वे ग्रू उगे, मोर ब्यूटिफुली पहले से बहुत सुंदरता से. दे वर टोटली डिस्ट्रॉयड, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गए, बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए. दे वर वॉश्ड अवे, वो एक तरीके से साफ हो गए. वॉश्ड यानी ये एक डेमो वीडियो है. बिना रुकावट शानदार तैयारी के लिए आज ही डाउनलोड करें ई शिक्षा क्रांति मोबाइल ऐप, क्योंकि ऐप में मिलेगा आपको अनुभवी शिक्षकों द्वारा संपूर्ण कोर्स, नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ
और भी बहुत कुछ। तो जल्दी करें, कहीं मौका ना निकल जाए हाथ से। साफ हो गए, पूरी तरफ से झड़ गए। दे वर अनटच्ड, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो दे वर टोटली डिस्ट्रॉयड, वो पूरी रूप से क्या हो गए, खत्म हो गए। नेक्स्ट पैरा है हियर्स, दिल सॉलिटरी यानी एकाएकी, सॉलिटरी शब्द बनता है सोलो से बना है। किससे बना होगा? सोलो का अर्थ होता है एक, सिंगल होप एकमात्र आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान से सहायता, अपसेट यानी परेशान या दुखी, टोटल लॉस पूरी हानि, रिमेंबर याद रखना, रिमेंबर्ड आता तो याद रखा होता, डाइज ऑफ हंगर भूख से मरना, लिव्ड रहते थे, इन द मिडल ऑफ घाटी के बीचों बीच, वैली वैली का अर्थ बीचों बीच। वापस देखते हैं इसको। But in the years of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. इस पूरी जो 3 लाइन है वो अपने आप में एक आशा को बताती है भगवान के प्रति। But in the hearts of all who lived in that solitary house, कि सभी के दिल मतलब उस घर में रहने वाले, उस वैली के अंदर रहने वाले सारे के सारे लोग who lived in that solitary house, उस यहाँ बात हो रही है लेंचो के परिवार की, जो रहते थे कहाँ पे? द मिडल ऑफ द वैली, कहाँ रहते थे? वैली के बीचों बीच, घाटी के बीचों बीच रहते थे। देयर वाज ए सिंगल होप, उनके लिए एकमात्र आशा थी। एकमात्र आशा क्या बची थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, किससे? भगवान से क्या प्राप्त करें? सहायता प्राप्त करें, या भगवान से क्या उसे प्राप्त हो? सहायता प्राप्त हो। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, वो लेंचो कहता है अपने बच्चों से, कहता है अपनी पत्नी से, कहता है अरे डोंट बी सो अपसेट, अरे इतने दुखी मत हो। इवन थो दिस सीम्स लाइक ए टोटली लॉस, हाँ यद्यपि सीधी सी बात है कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। रिमेंबर, लेकिन याद करो, क्या याद करो? नो वन डाइस ऑफ हंगर, नो वन डाइस ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। आदमी किससे मरता है? जब उसके अंदर आशा खत्म हो जाती है, जब उसकी जीवंतता खत्म हो जाती है, तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? स्वतः ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके अंदर जब उम्मीद बची होती है, जब हॉप बची होती है, तो वो अपने आप में स्फूर्तिवान बना रहता है। दैट्स व्हाट दे से, और इसी कारण ये कहावत लिखी गई है। कहावत ही है ना कि नो वन डाइस ऑफ हंगर, ये कहावत लिखी गई है, नो वन डाइस ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओनली होप फॉर द पीपल इन द सॉलिटरी हाउस, कि व्हाट वाज द ओनली होप, कि उनके पास एकमात्र कौन सी आशा बची थी? जो घर में लोग रहते थे उनके पास एकमात्र कौन सी आशा बची थी? तो वो आशा थी हेल्पिंग फ्रॉम नेबर्स, पड़ोसियों से सहायता लेना, हेल्पिंग फॉर गवर्नमेंट, कि सरकार से सहायता लेना, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता लेना, या हेल्प फ्रॉम रिच फार्मर्स, या जो अमीर और भी अमीर किसान थे उनसे सहायता लेना। तो आपने अभी पढ़ा था किससे? हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड। सेकंड क्वेश्चन है, What kind of house did Lencho and his family live in? कि what kind of house, उस घर का क्या मतलब वो घर कैसा था जो जहां लेंचो एंड उसकी फैमिली रहते थे। लिव का अर्थ क्या होता है? रहना या निवास करना। जहां वो निवास करते थे उस घर की क्या लोकेशन थी, क्या स्थिति थी? तो पहले ए में अ क्राउडेड हाउस इन द टाउन, क्राउड का अर्थ होता है भीड़ भाड़ वाला इलाका, क्या? भीड़ भाड़ वाला इलाका। और टाउन का अर्थ होता है कस्बा, कि क्या उनका घर एक कस्बे के अंदर भीड़ भाड़ वाले इलाके में था। दूसरा है अ सॉलिटरी हाउस इन द वैली, कि उस वैली का अर्थ होता है घाटी, उस घाटी के अंदर एकमात्र घर था उनका। या अ बिग हाउस ऑन द हिल, कि एक बड़ा सा घर पहाड़ी की चोटी पर। और चौथा था डी ए अ रेंटेड हाउस इन द विलेज, कि गांव के अंदर एक किराए का घर। तो क्या होगा इसका? उसका घर एकमात्र था ना, अ सॉलिटरी हाउस इन द वैली। नेक्स्ट है
व्हाट डिड द फैमिली बिलीव अबाउट हंगर, कि भूख को लेकर उनके क्या विश्वास था, उनकी क्या अवधारणा थी भूख को लेकर। तो भूख को लेकर जो एक सेंटेंस बोला था वो आंसर में देखेंगे अपन। पीपल डाइड इजीली फ्रॉम हंगर, कि लोग, पीपल का अर्थ क्या होता है, लोग, डाई यानी मर जाते हैं, इजीली यानी आसानी से, फ्रॉम हंगर क्या भूख से लोग आसानी से मर जाते हैं, पहला तो ये। दूसरा है इट इज इम्पॉसिबल टू फाइट हंगर, कि भूख से लड़ना इम्पॉसिबल है, क्या है, इम्पॉसिबल है, नहीं असंभव है, ऐसा तो नहीं है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, और ये सेंटेंस आया है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। और चौथा है डी ओनली पुअर पीपल सफर फ्रॉम द हंगर, कि क्या केवल गरीब लोग ही भूख से मरते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर है नो वन डाइज ऑफ